नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में आए रिकॉर्ड करीब 47,000 नए केस। मौतों की संख्या ने भी बढ़ाई चिंता। विश्व जल दिवस पर पीएम मोदी ने किया कैच द रेन कैंपेन का आगाज। कहा बुंदेलखंड को सूखे से मिलेगी निजात। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से इस वर्ष की जिला स्तरीय लोक नृत्य और पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का ऐतिहासिक गेटी थिएटर शिमला में आयोजन। हिमाचल मुख्यमंत्री की कोविड-19 पर जिलाधिकारियों से चर्चा। टीकाकरण में तेजी के निर्देश। लोकतंत्र बचाने वाले 81 प्रहरियों को 45 साल बाद हिमाचल सीएम ने किया सम्मानित। और फिर बदला मौसम का मिजाज। 22 मार्च को येलो अलर्ट। निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि तो ऊपरी क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में एक साल पहले वैश्विक महामारी ने दस्तक दी थी। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में आज से ठीक एक साल पहले इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था और आज एक साल बाद देश कोरोना संक्रमण से बुरी तरह से जूझ रहा है। देश में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में स्थिति विकराल होने के बाद कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इस साल सोमवार सुबह बीते 24 घंटे में पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 46,951 नए मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 5 महीने बाद कोरोना के नए मरीजों की ये सर्वाधिक संख्या है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी चिंता बढ़ा रही है। पिछले 24 घंटों में 212 से अधिक लोगों की जान गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। हालांकि पश्चिम बंगाल और आसाम के चुनाव में जो भीड़ उमड़ रही है उस पर अभी चर्चा ही नहीं हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के संक्रमण से रिकॉर्ड 46,951 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,16,46,081 पहुंच गए हैं। बता दें कि इस साल का सर्वाधिक आंकड़ा है, जबकि पिछले साल 6 नवंबर को 47,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा संक्रमण से 212 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 1,59,967 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21,180 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,11,51,468 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या आधी से भी कम रह गई है। वहीं पिछले कई महीनों बाद कोरोना के सक्रिय मामले मार्च में एक बार फिर से 3 लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि इससे पहले सक्रिय मामले लगातार 2 लाख से नीचे बने हुए थे। बता दें कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण जारी है। अभी तक 4,50,65,998 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। यहाँ फिर से दोहराना चाहेंगे, मास्क ही सबसे बड़ा उपचार है। सावधानी बरतें, भीड़ में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। जल दिवस मनाने की ये परंपरा साल 1993 से 22 मार्च से चली आ रही है। इस खास मौके पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि बुंदेलखंड को सूखे से मुक्ति दिलाने और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की दिशा में ये बीजेपी सरकार की एक बड़ी पहल है। कैच द रेन अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य बारिश के पानी का संचय करना है। पूरे देश में 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक मॉनसून से पहले और मॉनसून के दौरान ये अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोगों की भागीदारी के जरिए जमीन स्तर पर जल संरक्षण के लिए आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत की जाएगी।
इस दौरान पीएम मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का पहला प्रोजेक्ट है। हर साल करीब 1/3 देश में सूखा तो औसतन 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़। ये असंतुलन अगर खत्म हो जाए तो देश की अपार जल संपदा विनाश की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास की कहानी लिखेगी। यही वो सपना था जिसे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार करने का प्रण लिया है, जिसका आगाज महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से होने जा रहा है। एक अटल जी का सपना था रिवर ग्रिड का, नदियों को जोड़ने का। केन बेतवा को जोड़ने का हमने बेड़ा उठाया है। नदियों को जोड़ने की प्रधानमंत्री की भीष्म प्रतिज्ञा के पीछे बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत देने का संवेदनशील विजन है। अगर केन बेतवा जोड़ दी गई और पानी जमीन में जाना शुरू हो गया तो पूरे बुंदेलखंड में जब पानी बहुत नीचे गया है वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हर कोने में किसान को उसका लाभ होगा। इसके तहत केन नदी के 2800 MCM से ज्यादा बाढ़ के पानी को दौधन बांध द्वारा संचय किया जाएगा। केन के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजने के लिए 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई जानी है। इस क्षेत्र में विभिन्न टैंकों को, जलाशयों को लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। बुंदेलखंड की प्रगति और विकास का नया सूर्योदय हो रहा है। मैं इस परियोजना के लिए जो सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश के 9 जिलों पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को सीधे तौर पर मिलेगा। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। मेरा दृढ़ विश्वास है यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और उसके नजदीकी क्षेत्रों में भरपूर जल उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगी। बुंदेलखंड इलाके की तस्वीर बदलने वाली केन बेतवा परियोजना के पूरा होने पर दोनों राज्यों के 13 जिलों की 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। करीब 62 लाख लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा और साथ ही कुल 130 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पर्याप्त पानी और पूरे इलाके में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को पानी की जरूरत से अवगत कराने के उद्देश्य से विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। इसका आयोजन पहली बार सन 1993 में 22 मार्च को हुआ था। विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को ये बताना है कि पानी बचाना कितना जरूरी है। ये हमारा मूलभूत संसाधन है। इससे कई काम संचालित होते हैं और इसकी कमी से ज्यादातर क्रियाकलाप ठप हो सकते हैं। लोगों को बताना है कि पानी के बिना उनके अस्तित्व पर संकट गहरा सकता है। यही इसका मूल उद्देश्य है। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से इस वर्ष की जिला स्तरीय लोक नृत्य और पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन ऐतिहासिक गेटी थिएटर शिमला में करवाया गया। भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश द्वारा गेटी थिएटर में आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय लोक नृत्य और लोक वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का शुभारंभ उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि लोक नृत्य और लोक वाद्य यंत्र हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। ऐसे आयोजनों से लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है और लोग इनसे जुड़े भी रहते हैं। विभाग लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में निरंतर श्रेष्ठ प्रयास किए जा रहा है।
सांस्कृतिक दलों के चयन के लिए जिला स्तर पर प्रतिवर्ष लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सांस्कृतिक दल को राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका प्रदान किया जाता है। सभी प्रतिभागी दलों को नियमानुसार पारिश्रमिक, दैनिकी, यात्रा भत्ता दिया जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सांत्वना स्थान प्राप्त करने वाले सांस्कृतिक वादक दलों को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र, प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। निर्णायक मंडल द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। सांस्कृतिक दलों के कलाकारों की वादक कलाकारों सहित संख्या 16 से 21 रखी गई है। वहीं पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के वादक कलाकारों की संख्या 8 से 12 है। समय सांस्कृतिक दलों के लिए 12 से 15 मिनट और वाद्य यंत्र दलों के लिए 10 से 15 मिनट रखा गया है। प्रतियोगिता में पारंपरिक लोक गायन, नृत्य व लोक वादन ही प्रस्तुत किया जाएगा और संबंधित दल केवल अपने क्षेत्र के प्रचलित लोक गायन, नृत्य, गीत वादन, संगीत प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी प्रतिभागी दलों द्वारा पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग किया जाएगा। इस आयोजन के समापन समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आज बड़े लंबे समय के बाद जो है यहाँ पे एक भाषा संस्कृति विभाग द्वारा जिला लोक नृत्य एवं लोक वाद्य यंत्र की प्रतियोगिता कराई जा रही है। मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ बिकॉज ये हमारी जो लोक नृत्य है और लोक वाद्य यंत्र है ये हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के आयोजन जो है हमें और करने चाहिए ताकि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति और जो हमारा कल्चर है उसमें जैसे हम देख रहे हैं कि उसमें लोगों का रुझान थोड़ा कम हो रहा है तो वो उसके प्रति बना रहे। इन आयोजनों के माध्यम से जो है ऐसा होता है कि लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में मालूम चलता है और लोग जो उससे जुड़े रहते हैं। आज जो ये आयोजन किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय पहल है और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन और भी हों ताकि हमारे जो ये कलाकार हैं जो अभी तक मतलब कोरोना की वजह से उनको इतने समय से मंच नहीं मिला था तो उनको एक बहुत ही अच्छा मंच मिला है और अगर ऐसे प्रोग्राम और होते रहेंगे तो हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है वो जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी जो है वो इसका जो है संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कुछ जिलों में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जाए,
केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए कोविड-19 की 1.80 लाख और खुराकें स्वीकृत भी की हैं। हिमाचल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर आयोजित ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने नो मास्क नो सर्विस के फॉर्मूले को अपनाते हुए ये सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं कि लोग फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का नियमित रूप से इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए भी सभी मानदंडों का पालन करना अनिवार्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी आधिकारिक मेलों का आयोजन अब नहीं होगा ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। हालांकि जो मेले चल रहे हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन मानक संचालन प्रणाली को अपनाते हुए सभी एहतियाती कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के सामाजिक समारोहों में घरों के अंदर और बाहर केवल 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। कोविड को पहली प्रायोरिटी के साथ हमको फिर मैनेज करने के लिए काम में लगना पड़ेगा। डिटेल सारी आपके पास जो ऑर्डर्स की आएंगी वो उस प्रकार से आप लोगों ने करनी है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है कि एक तो हमारे जहाँ जहाँ ये नंबर एक साथ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है वहाँ अरेंजमेंट्स को लेकर के हम पहले से ही तैयारी कर लें। तैयारी मैकेनिज़्म करना है, उसमें मुझे लगता है कि वही आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के साथ आपको फिर उसी तरह से टाई अप करना पड़ेगा। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स कौन किस रीजन, कौन से किस जोन में जो है वो उस एरिया के जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है उनको कौन किस तरह से मॉनिटर करेंगे, वो मैकेनिज़्म तुरंत डेवलप करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि वैक्सीनेशन को थोड़ा और स्पीड अप किया जाए और ज़्यादा तेज़ गति से इसको बढ़ाया जाए। इस बात को भी हम सुनिश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली हमको मॉनिटर करने का मैकेनिज्म तो डेवलप करना ही पड़ेगा। जैसे कहा गया कि मैक्सिमम इंडोर जो है 200 मैक्सिमम वो भी जो है वो 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, और आउटडोर में भी यही है कि भाई जहाँ 1000 आदमी की बैठने की कैपेसिटी है वहाँ 500 लोगों की बैठने का ये करना, तो ये भी हमको साथ साथ ही करना पड़ेगा। और मास्क और ये सारी चीज़ें जो सोशल डिस्टेंसिंग, इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 45 साल पहले 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल में लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाने वाले 81 लोकतंत्र प्रहरियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपातकाल स्वतंत्र भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिन लोगों ने आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई और कड़ा संघर्ष किया वो हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और युवाओं और भावी पीढ़ी को इससे परिचित होना ही चाहिए। प्रहरी सही मायने में जब लोकतंत्र सबसे बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा था और उस वक्त प्रहरी के रूप में जिसने संघर्ष किया उसको स्मरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आमतौर पर लोग कठिन समय को भूल जाते हैं, लेकिन आपातकाल के समय को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इस दौर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा कि 25 जून सन 1975 की आधी रात को आपातकाल लगाया गया था, जो 21 मार्च 1977 तक 21 माह तक रहा था। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा था और हालात सामान्य थे, कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में थी और आपातकाल लगाने जैसी कोई स्थिति नहीं थी। लेकिन फिर भी आपातकाल लगाया गया और सरकार ने आम लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। ऐसे में लोकतंत्र प्रहरियों ने जिन कठिनाइयों को झेला है वो किसी से छिपा नहीं है। एक दौर जो बीत गया और मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, जो बुरा वक्त होता है, कठिन वक्त होता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको भूल देना चाहिए, याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है जो वक्त इस प्रकार का रहा हो, जो कठिन रहा हो, जटिल रहा हो, परेशानियों भरा रहा हो, वो वक्त कभी नहीं भूलना चाहिए, न खुद भूलना चाहिए, ना ही पीढ़ियों को भूलने देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को आपके पास उपलब्ध रहता है।
उसी तरह से आज का ये कार्यक्रम जो हमने यहाँ पर आयोजित किया उसमें भी यही भाव है। एक परिस्थिति थी जब देश आजाद नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से सब लोग इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, और उस वक्त को यातना के दौर में से भी उस संघर्ष के दौरान गुजरना पड़ा, तो उसका मलाल इतना ज्यादा नहीं होता था क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे और हम पर जो शासन करने वाले लोग थे वो इस देश के नहीं थे। वो इसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ करेंगे, इस बात के लिए मन बहुत मजबूती से तैयार रहता था। लेकिन इस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती कि देश स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र देश में एक नागरिक के नाते अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। वहां ऐसे दौर में से गुजरना पड़े, उसकी कल्पना स्वाभाविक रूप से करना कठिन है। और ये दौर जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, ये दौर स्वाभाविक रूप से वो दौर है जब भारत स्वतंत्र था, स्वाधीन था, भारत का अपना संविधान था। उस संविधान के तहत हमारे कुछ अधिकार थे और उन अधिकारों के अनुरूप हम अपना जीवन जी रहे थे, अपनी बात कह रहे थे, अपना काम कर रहे थे। जब ये दौर आया कि देश में आपातकाल और जो 21 मार्च 1977 तक रहा, 21 महीने का ये काल था, जिसके लिए इस आजाद भारत में कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था, सोचता नहीं था कि ऐसा दौर भी हमको इस आजाद भारत में देखने को मिलेगा। लोकतंत्र प्रहरी सही मायने में जब लोकतंत्र सबसे बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा था और उस वक्त प्रहरी के रूप में जिसने संघर्ष किया, उसको स्मरण करने की आवश्यकता, भाव इसमें जाने की आवश्यकता है। और इसलिए हमने वो सारी चीजों का प्रावधान करने के साथ पिछले कल इस बिल को पारित किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लंबे समय के लिए, जहाँ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी ये रिकॉर्ड में हिस्सा रहेगा, लोकतंत्र प्रहरी के सम्मान को दिलाने में हम सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और अब मौसम की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदल चुका है। मौसम विभाग इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर चुका है। 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। 22 मार्च को मध्यवर्ती क्षेत्र और निचले क्षेत्रों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 21 मार्च से मौसम के खराब रहने की संभावना है। 21 मार्च को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश हुई, वहीं इसका असर 22 और 23 को भी ज़्यादा रहेगा। गर्मियां शुरू होने के साथ फसलों के लिए बड़ी सौगात है। इसके बाद कई इलाकों में पेयजल किल्लत और गर्मी से राहत मिली है। शिमला में तापमान में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। मध्यवर्ती क्षेत्रों में जोरदार बारिश होने की संभावना है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना आने वाले समय में है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने कहा कि आगामी दिनों में होने वाली और बर्फबारी से तापमान में गिरावट आएगी। वहीं 25 मार्च के बाद से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल में मौसम ने खुशनुमा करवट ले ली है। प्रदेश भर में रात से बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो रहा है। प्रदेश भर में लंबे अरसे बाद हुई बारिश ने सूखे से राहत दिलाई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। 21 तारीख से वेदर जो खराब होने की पॉसिबिलिटी है। 21 तारीख को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगह है स्कैटर्ड बेसिस पे बारिश हो सकती है और ऊपर के इलाकों में हाई एल्टीट्यूड वाला इलाका, वहाँ पे स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है। और इसका इफेक्ट जो है 22 और 23 तारीख को ज़्यादा रहेगा। 22 और 23 तारीख को हिमाचल प्रदेश के जो मोस्ट प्लेसेस एरिया है जहाँ पे बारिश होगी और जो निचले इलाके हैं इसमें
बारिश के साथ जो कुछ एक जगह पे हेल स्टॉर्म हो सकता है, थंडर के साथ लाइटनिंग होने की भी पॉसिबिलिटी है। और जो ऊपरी इलाके होंगे, जो हाई रिचेज वाला इलाका है जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के हाई रिचेज वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो स्नोफॉल भी हो सकती है। तो इन्हीं दिनों में जैसे 22 और 23 तारीख को कुछ एक इलाकों में हैवी बारिश या हैवी स्नोफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी है, जिसमें मेन जो इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा का इलाका, कुल्लू और लाहौल स्पीति के इलाके हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी हल्की तेज़ अपने बारिश मतलब हैवी बारिश हो सकती है। और उसके बाद जो है मौसम जो वो क्लियर हो जाएगा। 24 तारीख से जो है WD का इफेक्ट है वो बहुत कम रहेगा और 25 तारीख से मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।